हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक को आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं जैकोबियन डिटरमिनेंट को। तो ये वीडियो काफी छोटी होने वाली है, ठीक है, और ये लेसन नंबर 2 का आखिरी कंटेंट होगा, आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद लेसन नंबर 2 हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तो देखते हैं क्या होता है जैकोबियन डिटरमिनेंट। तो जैकोबियन डिटरमिनेंट बताने से पहले आप लोगों को बताए तो डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है। जिन्होंने क्लास 12th में मैथ थी जिनके पास या मैथ्स पढ़ी थी उन्हें पता होगा डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं। जिनको नहीं पता मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा इसको मैट्रिक्स बोलते थे, या फिर जब हमने प्रीवियस मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में तो हमने पढ़ा भी होगा कि इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। 2 4 6 2 ये बन गई हमारी 2x2 की मैट्रिक्स। जब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब बात है भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे रोज और कॉलम सेम होते हैं। अब बात है ये रोज और कॉलम क्या होते हैं, देखो इन्हें बोलते हैं रो। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो जहां एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पे रो और कॉलम सेम हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। आई बात समझ में। जैसे मान लो आपको निकालना है इसका डिटरमिनेंट, इसका नाम रखता हूं ए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ये सिंबल होता है डिटरमिनेंट का। यहाँ पे सिंबल मोड की तरह काम नहीं करता। कहीं बच्चे ये बात समझ रहे हैं कि ये मोड है तो डिटरमिनेंट कभी नेगेटिव नहीं आएगा। नहीं, डिटरमिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है। ऐसे ही डिटरमिनेंट को हम ऐसे भी दिखा लेते हैं डेल्टा से, या फिर एक तरीका और होता है वो होता है डेट ए, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब मैं इसका निकालता हूं डिटरमिनेंट। तो निकलता है ऐसे, बहुत इजी है। इसकी इससे गुणा यानी कि 2 गुणा में 2, माइनस में इसकी इससे गुणा यानी कि 6 गुणा में 4। तो 2 गुणा में 2 कितना हो गया 4, 6 चौक 24। तो 4 में से घट के 24। अब छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है तो 4 में 24 गई तो क्या हो जाएगा माइनस का 20। ये हो गया हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर दे इसी को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। ऐसे ही 3x3 में भी डिटरमिनेंट निकाला जाता है। मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं एक फटाफट। जैसे मान लो 3x3 की मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई, ए मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो पहले मैं सिर्फ बात कर रहा हूं डिटरमिनेंट के ऊपर, उसके बाद मैं बात करूंगा जैकोबियन डिटरमिनेंट के ऊपर। तो ये बन गई 3x3 की मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोज और कॉलम सेम है, क्योंकि 3 ही रो है इस मैट्रिक्स में और 3 ही कॉलम है। जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, ध्यान रखना किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालने के 6 तरीके होते हैं। आप उसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो हम इसे एक्सपेंड कर रहा हूं R1 के अलोंग। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सपेंड कैसे करते हैं समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो पहले लिख लो R1 के एलिमेंट ये है 1 2 3। तो 1, अब 1 जिस रो में उस रो को भूल जाओ, जिस कॉलम है कॉलम को भूल जाओ। यहाँ पे सेम वही रूल लगा दो, ये वाला, ठीक है, 2x2 के डिटरमिनेंट वाला, यानी कि किससे गुणा 9 5 45 माइनस में 8 6 48, ये आ गया। फिर दूसरे एलिमेंट को पकड़ो यानी कि 2। अब 2 जिस रो में रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ। 9 4 36 माइनस में 7 6 42। फिर तीसरा एलिमेंट 3, ठीक है, रो कॉलम छोड़ो। फिर वही 8 चौक 32 7 पंजे 35, इसकी से गुणा माइनस में इसकी से गुणा। अब बात ये आपने बीच में गैप की छोड़ा, यहाँ पे आएंगे सिंबल कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस। बाकी हर बार भी आएगा सिंबल सेम रहेंगे, प्लस माइनस प्लस नहीं। अगर आपने गलती से अगर बीच की रो या बीच का कॉलम सेलेक्ट कर लिया तो सिंबल हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस, यानी कि बिल्कुल उल्टे प्रीवियस वाले सिंबल के। लेकिन अगर आप उसके अलावा किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि आपने R1 से कर लिया, R3 से कर लिया, C1 से कर लिया, C3 से कर लिया, ठीक है, तो आपका आंसर, तो आपके सिंबल सेम रहेंगे प्लस माइनस प्लस। तो ध्यान रखना जब भी बीच की रो या बीच का कॉलम सेलेक्ट करो तभी सिंबल चेंज होंगे माइनस प्लस माइनस में, वरना सिंबल एज इट इज यही रहेंगे। अब सोल्व कैसे करते हैं आप जानते हो, तो कई लोग सोल्व 45 में से घट के 48, छोटी में से बड़ी चीज माइनस की जा रही है तो क्या आएगा माइनस का 3, -3 गुणा में 1 कितना हो जाएगा -3। 36 में से घट के 42 कितना आया -6, -6 गुणा है -2, तो माइनस प्लस
तो 6 दूनी 12 और 32 में से 35 गए, कितना आ गया हमारे पास माइनस का 3, और -3 गुणा -3 कितना हो जाएगा माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस 9 और 3 12, 12 से 12 कट गया, 0 आंसर आ गया, मजा सा आ गया डिटरमिनेंट। अब क्वेश्चन एक ये भी उठता है कि क्या हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें हमारा आंसर सेम रहेगा? बिल्कुल, आप इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो, आपका आंसर डिटो सेम रहेगा क्वेश्चन के अंदर। अब एक बात यहां से और उठती है, वो क्या कि भैया हमें किस रो या किस कॉलम से एक्सपेंड करना चाहिए। तो इस मामले में मेरी सलाह ये रहती है कि जिस रो में एग्जाम में मान लो जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में तो एक भी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करना इजी पड़ता है एक्सपेंशन। जैसे मैं समझाता हूं, मान लो सपोज करो इसके ये दो एलिमेंट जीरो होते हैं 2 और 3 की जगह, तो मैं सिर्फ 1 वाला पार्ट सोल्व करता, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, अब कुछ भी आए अंदर ये जीरो अपने आप ही संभाल लेगा, सबका बेड़ा अगर कर देगा अपने जैसे ही बना देगा। तो जीरो गुणा में कुछ भी हो जीरो हो जाएगा, जीरो गुणा में कुछ भी हो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो मेरे लिए इजी हो जाएगा R1 से सोल्व करना। तो ये मेरी सलाह है कि भाई जिस रो में जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरो हो आप उसके रो को एक्सपेंड करना। ठीक है, तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट को 2 क्रॉस 2 में सोल्व कैसे करते हैं और 3 क्रॉस 3 में सोल्व कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने जैकोबियन डिटरमिनेंट के, जो इस वीडियो का मेन कंसेप्ट है। तो जैकोबियन डिटरमिनेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आप फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल हैं उसके रिस्पेक्ट में कर दो पार्शियल डेरिवेटिव। बात है भैया हमें तो सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं आता, आप तो पार्शियल डेरिवेटिव करवाने की बात कर रहे हो। अब बिल्कुल मेरे भाई, अब शुरू होगा पार्शियल डेरिवेटिव, जो काफी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको सिंपल डिफरेंशिएशन आता है वो तो चुटकियों में कर देगा पार्शियल डेरिवेटिव, चुटकियों में दिखाता हूं भी कैसे। ठीक है, तो देखो ये आ गया जैकोबियन डिटरमिनेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ना, सिंबल होता है पार्शियल डेरिवेटिव का। सिंपल में हम डी बनाते थे, सिंपल डिफरेंशिएशन में पे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डी y1 y2 y3 y1 जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देंगे x1 x2 x3 xn जो भी वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और फिर हम सोल्व कर देंगे उसका डिटरमिनेंट। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द जैकोबियन डिटरमिनेंट इज अ स्केयर मैट्रिक्स, वो एक स्केयर मैट्रिक्स है दैट कंटेन्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ईच इक्वेशन, हर इक्वेशन की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ऑल वेरिएबल्स, और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अब ऐसा सपोज करो क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, फंक्शन दे रखा है हमें जो x और y में है, और फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y स्क्वायर। आपको करना है इस नाचीज फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो करें शुरू, डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो मैंने क्या इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डेरिवेटिव कर दूंगा पहले मैं इसका x के रिस्पेक्ट में, पर कैसा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा इसका x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फंक्शन को मैं y रख लेता हूं, तो dy अपॉन dx। ठीक, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। अब पहले मैं समझा देता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन ये कहता है कि अगर फंक्शन के अंदर एक से फालतू वेरिएबल है, ठीक है, तो और आप डेरिवेटिव कर रहे हो किसी एक के रिस्पेक्ट में, तो बाकी चाहे जो सा भी वेरिएबल हो उसको छोड़ के जिसके आप रिस्पेक्ट में कर रहे हो बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। यानी कि समझाना ही चाह रहा हूं कि अगर मान लो यहाँ पे हम सिंपल डेरिवेटिव कर रहे होते x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x भी वेरिएबल ट्रीट होता और y भी वेरिएबल ट्रीट होता और y करते dy by dx। लेकिन अगर आप कर रहे हो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो वहां पे x के अलावा फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं, चाहे वो y आ रहा है चाहे वो z आ रहा है, वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे x कह रहा है क्या हो जाएगा, सिंपल भाई x की पावर n वाले फॉर्मूले से, और x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था कि n उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। बहुत बढ़िया। अब बात रह गई यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, अब 2 और y क्या होगा, एक तरह से कांस्टेंट। मैंने कहा ना यहाँ पे कई बच्चे पॉइंट रूल लगाने, भाई यहाँ पे पॉइंट रूल लगता अगर हम सिंपल डिफरेंशिएशन करते, यानी कि सिंपल डेरिवेटिव करते, लेकिन हमें करना क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो 2 और y कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, और y स्क्वायर कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ भी तो कांस्टेंट था, पर भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इसलिए 2y का जो लिखा है x का 1 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास dy by dx। अब ऐसे मैं निकाल लेता हूं, अच्छा y तो लेना ही नहीं चाहिए था मुझे, z लेते हैं भाई से, क्योंकि y वो खुद यूज कर रहा है, y को हम यूज नहीं कर सकते। तो अब मैं निकाल रहा हूं dz by dy, कि z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। अब इसी का कर रहा हूं मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसका हो जाएगा 0। बहुत बढ़िया। ठीक है,
तो x यहाँ पे कांस्टेंट है, तो x और 2x कांस्टेंट है, यूं रहेगा, y का हो जाएगा 1, क्योंकि y का डेरिवेटिव हो रहा है y के ही रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे y स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर से वही x की पावर n वाले फॉर्म में से 2 तक नीचे है, ऊपर एक और कम हो गई। अरे मल्टीप्लाई में कोई dy बाई dx नहीं आएगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव किया है y के ही रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना। इसका भी आ गया 2x प्लस 2y, इसका भी आ गया 2x प्लस 2y। अब मैं कर रहा हूं वैल्यू पुट, हमें क्या वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, x 2 है y 3, तो x की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 गुणा में 2 और y की जगह 3, तो 2 दूनी 4, 2 गुणा में 3 6, 6 और 4 10 हो गए। यहाँ पे भी वही सेम, x की जगह 2 y की जगह 3, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 10 आ गया, तो 10 आ गया। अब मैं सोल्व कर दूंगा जैकोबियन डिटरमिनेंट, जो होगा 10 10 10 और 10, सारे वेरिएबल निकालते हैं, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई, 10 गुना 10 हो गया हमारा 100 माइनस 100, हमारा आंसर आ गया है 0। तो हमारा इस बार जैकोबियन डिटरमिनेंट 0 आ चुका है। ये था हमारे पास जैकोबियन डिटरमिनेंट का आंसर। अब एक बात यहां से और क्लियर करना चाहूंगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए, इसका मतलब फंक्शन जो है वो इनवर्टिबल है। फंक्शन दो तरह के होते हैं, देखो कोई भी मैट्रिक्स दो तरह की होती है, या फिर फंक्शन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इनवर्टिबल, इनवर्टिबल यानी कि जिसका इनवर्स निकालना पॉसिबल हो, और एक होता है नॉन इनवर्टिबल, और जिसका इनवर्स निकालना पॉसिबल ना हो। अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो वो फंक्शन वो हो जाएगा नॉन इनवर्टिबल, जब उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन मतलब डिटरमिनेंट 0 आया, ठीक है, तो फंक्शन हो जाएगा हमारा नॉन इनवर्टिबल। लेकिन अगर डिटरमिनेंट हमारा 0 नहीं आया, उसके अलावा कुछ भी आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 50 आ गया, 5 लाख आ गया, 5 करोड़ आ गया, तो हम उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, इसलिए वो इनवर्टिबल कहलाता है उस केस में। इस केस में क्या है, नॉन इनवर्टिबल। सवाल खत्म। उम्मीद है जैकोबियन डिटरमिनेंट क्लियर हो गया होगा। आई बात समझ में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे नए लेसन की, यानी कि लेसन नंबर 3 की शुरुआत कर देंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।